Hello everyone, welcome to my YouTube channel Only Law। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज में आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली हम 2 पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट ये जो एक कंट्रोवर्सी रेज होती है कि क्या इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ इन ट्रू सेंस और नॉट, उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम जो है वो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स के आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर लीजिए। अगर कोई आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो हर लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है, जो कि आप जो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर ही जो लेक्चर आ रहा है, अपलोड हो रहा है न्यू, तो उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली अगर आप देखें तो कुछ जो है वो ज्यूरिस्ट वो ये बिलीव रखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कानून नहीं है इन ट्रू सेंस, क्योंकि जो लॉ की डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं करता। तो इससे जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ज्यूरिस्ट है HLA हार्ट। HLA हार्ट जो है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कानून है या नहीं है, ये डिपेंड करता है हर किसी के परसेप्शन के ऊपर। मतलब कि कौन सा ज्यूरिस्ट लॉ को किस तरह से डिफाइन करता है, उस हिसाब से जो है वो देखेगा कि क्या इंटरनेशनल लॉ है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 स्कूल ऑफ थॉट से। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ इन ट्रू सेंस, इट इज ओनली द रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी। दैट मीन्स इनके कहने के मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, और ये जो है वो सिर्फ कुछ रूल्स हैं पॉजिटिव मोरालिटी के। अदरवाइज ये जो कानून जिस तरह से बाइंडिंग होता है उस तरह से जो है वो कानून ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है। उसके बाद जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कानून है इन ट्रू सेंस, और इनके मुताबिक जो लॉ की डेफिनेशन है उसको ये फुलफिल करता है। तो उसके बाद हम एनालाइज करते हैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स की जो है वो आर्ग्यूमेंट्स को। तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसका जो मेजर सपोर्टर है वो है ऑस्टिन। ठीक है, अब ऑस्टिन जो, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्टिन ने जो है वो अपनी एक अलग से डेफिनेशन प्रोवाइड की है लॉ की, जो कि आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी होगी। ऑस्टिन के मुताबिक लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। ठीक है, अब ऑस्टिन जो है वो कानून सिर्फ उसी को कंसिडर करता है जो कि कमांड होती है बाय सॉवरेन अथॉरिटी एंड बैक्ड बाय सैंक्शन। तो अब जैसे कि ऑस्टिन का नज़रिया जो है वो कानून को देखने का ये है, तो इसलिए ऑस्टिन को इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं लगते, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये जो एलिमेंट्स हैं इनको फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब आर्ग्यूमेंट्स जो देखते हैं हम इनके। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट रेज करता है वो ये करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ हैज़ नो डेटर्मिनेट सुपीरियर अथॉरिटी। दैट मीन्स इंटरनेशनल लॉ में कोई डेटर्मिनेट सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है जो कि कमांड्स इशू कर पाए। जैसे कि आपने म्यूनिसिपल लॉ में देखा होगा, तो म्यूनिसिपल लॉ में जो है वो स्टेट जो है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब वहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है वो जो भी कानून बनाएगी वो हर इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो लागू होता है, हर इंडिविजुअल के ऊपर वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, अब जैसे कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि चोरी करना जो है वो जुर्म है और अगर आपने की तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी, तो इस वजह से जो है वो अगर कोई भी इंडिविजुअल चोरी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ को अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है। दैट मीन्स ऐसा पार्लियामेंट की तरह कोई जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है जो कि कानून बनाए सभी स्टेट्स के लिए और वो सभी स्टेट्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग हो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में अगर आप देखें तो हर ही स्टेट जो है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, हर ही स्टेट जो है वो सॉवरेन होती है और जो भी कानून बनता है वो स्टेट की कंसेंट के साथ बनता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि वो जो हर किसी की कंसेंट के साथ बनाया जाए वो कानून नहीं है। तो दिस इज व्हाई दे बिलीव कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ इन ट्रू सेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये रेज करते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनेशनल लेजिस्लेचर। ये बात भी मैंने कवर कर दी कि इंटरनेशनली जो है वो कोई लेजिस्लेचर नहीं है आपके पास, मतलब कोई पर्टिकुलर जो है वो डेटर्मिनेट अथॉरिटी नहीं है जो कि कानून बनाए और सभी के ऊपर जो है वो लागू हो और सभी के ऊपर वो बाइंडिंग हो। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक पॉइंट है इनका रेज करने का। उसके बाद थर्ड है नो सैंक्शंस ऑफ पनिशमेंट। अब ये जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में पनिशमेंट्स या सैंक्शंस जो है वो नहीं है,
इसीलिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो कानून नहीं है इन ट्रू सेंस, क्योंकि इनके कहने का मकसद ये है कि कानून सिर्फ वही होता है जो कि सुपीरियर अथॉरिटी बनाए, और अगर कोई फॉलो ना करे तो वह उनके ऊपर जो है पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सके। अब चूंकि इंटरनेशनल लॉ में कोई अथॉरिटी ही नहीं है सुपीरियर, तो पनिशमेंट कौन इन्फ्लिक्ट करेगा? तो इसीलिए ये कहते हैं कि कानून जो है वो विदाउट पनिशमेंट कानून है ही नहीं। उसके बाद हम आते हैं लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पे। तो स्टेट में जैसे कि आप म्यूनिसिपल लॉ में आपने देखा होगा कि एक जो है वो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और उस लॉ को जो इन्फोर्स कराने के लिए आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। इंटरनेशनल लॉ में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको जो है वो कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नज़र नहीं आएगी। तो ये पॉइंट भी जो है ये रेज करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है जो कि इन्फोर्समेंट कराए जो है वो लॉ की, इसीलिए ये कहते हैं कि ये लॉ है ही नहीं। और फाइनल पॉइंट ये जो रेज करते हैं वो ये करते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ पोटेंट जुडिशरी इन द इंटरनेशनल लॉ। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में जुडिशरी जो है वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से म्यूनिसिपल लॉ में होती है। ठीक है, अब जुडिशरी है तो सही इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन उसका जो पावर है या उसकी जो अथॉरिटी है वो वैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से म्यूनिसिपल लॉ में है। म्यूनिसिपल लॉ में आपने देखा होगा कि आपकी जो है वो पर्टिकुलर कोर्ट्स बनी हुई होती हैं। अगर आपने पार्लियामेंट के किसी भी कानून को वायोलेट किया तो क्या करेंगे, आपका जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और वो सैंक्शंस कौन लगाएगा? वो जो है वो आपकी जुडिशरी लगाएगी। वो जो आपकी कोर्ट्स है वहाँ पे आपका ट्रायल चलेगा, और अगर आप ट्रायल के लिए नहीं आ रहे तो जो है वो आपके खिलाफ वारंट इशू होता है, फिर आपको जो है वो जबरदस्ती कोर्ट्स लाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें तो अगर एक स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ वायोलेट कर रहा है तो स्टेट को जो है वो आप कोर्ट में तब तक जो है वो नहीं बुला सकते जब तक वो अपनी मर्जी के साथ ना आए। दैट मीन्स कि स्टेट की कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट अगर आना चाहे तो आता है, नहीं आना चाहे तो वो नहीं आता, क्योंकि स्टेट को जो है वो आप पकड़ के जो है वो कोर्ट में नहीं लेके आ सकते। तो इसीलिए भी ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू सेंस में लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ का कोई भी एलिमेंट जो है ये फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो ये जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। इंटरनेशनल लॉ इसका एक भी एलिमेंट जो है वो पूरा नहीं करता, इसलिए ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ इन ट्रू सेंस। ये क्या है, सिर्फ रूल्स हैं पॉजिटिव मोरालिटी के, और कोई इसमें बाइंडिंग फोर्स है ही नहीं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट पे। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के जो मेजर सपोर्टर हैं वो है ओपनहीम। अच्छा, ओपनहीम जो इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ मानते हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भी उसी तरह कानून है जिस तरह से जो दूसरे लीगल सिस्टम होते हैं, जिस तरह से म्यूनिसिपल लॉ होता है। अब ओपनहीम क्यों मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कानून है, और ऑस्टिन क्यों नहीं मानते कि इंटरनेशनल लॉ कानून नहीं है? वो जो है वो बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि ये डिपेंड करता है परसेप्शन के ऊपर, कि आप जो है वो कानून को किस नज़र से देखते हैं, आप कानून को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन ओपनहीम जो है, इनकी अगर आप डेफिनेशन देखें जूरिस में, जो कि इन्होंने लॉ की डेफिनेशन प्रोवाइड की है, तो आपको पता चलेगा कि ओपनहीम को इंटरनेशनल लॉ लगता है, क्योंकि उनकी डेफिनेशन जो है लॉ वाली, वो मतलब उस तरह की है कि जिसमें इंटरनेशनल लॉ अकोमोडेट हो सकता है, जिसके एलिमेंट्स को इंटरनेशनल लॉ जो है वो फुलफिल कर सकता है। तो अब जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के आर्ग्यूमेंट हैं वो हम देखते हैं। पहले सेकंड स्कूल ऑफ थॉट वाले जो है वो पहला जो पॉइंट रेज करते हैं वो ये रेज करते हैं कि जो कस्टमरी लॉ होता है, जो कस्टमरी रूल्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो तो किसी सॉवरेन अथॉरिटी ने नहीं बनाए होते, लेकिन फिर भी वो जो है वो हर किसी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो फिर वो किस तरह से बाइंडिंग है, वो क्यों बाइंडिंग है? ठीक है, फिर वो भी तो लॉ हम मानते हैं, फिर उसको हम लॉ क्यों मानते हैं? तो पहला पॉइंट ये जो रेस करते हैं वो कस्टम्स का रेस करते हैं, क्योंकि कस्टम्स आपने देखा होगा म्यूनिसिपल लॉ में भी जो कस्टम्स है वो किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाए होते, वो जो है वो एक पर्टिकुलर मतलब प्रैक्टिस होती है, यूजेज होता है, और उसके बाद वो कस्टम बनता है, और फिर वो सभी जो है वो सभी के ऊपर बाइंडिंग होता है। तो पहला पॉइंट ये रेस करते हैं कि अगर जो लॉ जो है वो सिर्फ वही है जो कि सॉवरेन अथॉरिटी बनाती है, जो कि पार्लियामेंट बनाता है, तो फिर कस्टम को तो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, फिर भी वो जो है वो वैलिड कानून है, तो फिर ये किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? तो इसीलिए इनके मुताबिक जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी से कानून का आना, सॉवरेन अथॉरिटी से कमांड आना इज़ नॉट नेसेसरी इन द लॉ। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ये रेस करते हैं वो ये रेस करते हैं कि स्टेट्स आर इंटरनेशनल लेजिस्लेचर,
क्योंकि आपने देखा कि जो सेकंड पॉइंट रेज किया था ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट ने, वो ये किया था कि इंटरनेशनल लॉ में कोई एक लेजिस्लेचर नहीं है जो कि कानून बनाए। तो ये बात तब तक तो सही थी उनकी, जब जो है वो उन्होंने ये थ्योरी दी थी या जब उन्होंने ये जो है वो बात कही थी। लेकिन अगर आप प्रेजेंट एरा में देखें तो वाइड नंबर ऑफ ट्रीटीज बनती हैं, ठीक है। अब वो ट्रीटीज किस तरह से बनती हैं, वो ट्रीटीज जो है वो स्टेट्स बनाती हैं। तो दैट मीन्स के कोई भी जो है वो अथॉरिटी है जो कि लॉ को बना रही है, तो उसको आप कहेंगे कि देयर इज एन इंटरनेशनल लेजिस्लेचर। दैट मीन्स के जो है यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ में लेजिस्लेचर है, भले ही फिर वो सॉवरेन स्टेट से क्यों ना हो, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ में होती है उसी तरह से जिस तरह से म्यूनिसिपल लॉ में होती है। उसके बाद नंबर थर्ड है कि सैंक्शंस और पनिशमेंट्स भी मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। क्योंकि थर्ड पॉइंट रेज किया था ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट वालों ने कि इंटरनेशनल लॉ में कोई पनिशमेंट्स नहीं है, कोई सैंक्शंस नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये बात की थी, हो सकता है तब तो इंटरनेशनल लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना डेवलप नहीं था कि वहाँ पे पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट था या नहीं था। लेकिन अगर आप प्रेजेंट एरा में देखें, अगर आप मॉडर्न एरा में देखें, तो पनिशमेंट्स या सैंक्शंस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल लॉ में। दैट मीन्स कि अगर आप यूएन चार्टर को देखें तो यूएन चार्टर का चैप्टर 7 जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को बेसिकली कुछ पावर्स देता है कि आप किस तरह से जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कराएंगे। और उसके बाद अगर कोई स्टेट फिर भी नहीं कर रही जो है वो कंप्लाई विद रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो आप उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। और आप जो है वो काफ़ी एग्जांपल्स भी देखते होंगे कि काफ़ी जो है वो स्टेट्स के ऊपर कभी इकोनॉमिक सैंक्शन लगता है, कभी जो है वो ब्लॉकेज होता है। तो ये सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं कि सैंक्शंस जो है वो इंटरनेशनल लॉ में भी एग्जिस्ट करती हैं जिस तरह से म्यूनिसिपल लॉ में करती हैं। उसके बाद है नंबर 5 कि आईसीजे एंड अदर जुडिशियल फॉरम्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो उनका ये पॉइंट था कि इंटरनेशनल लॉ में पोटेंट जुडिशरी नहीं है, दैट मीन्स जुडिशरी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लॉ में आपको जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिलेगा, वो जो है वो एज ए जुडिशियल प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक्ट करता है। और अगर स्टेट्स जो है वो अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना चाहें तो वो आईसीजे को रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आईसीजे के अलावा बाकी भी काफ़ी सारे जुडिशियल फॉरम्स होते हैं जो कि जो है डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए जो है वो बनाए गए हैं। तो इसीलिए ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ में कोई जुडिशरी नहीं है, ये गलत होगा। और इंटरनेशनल लॉ में भी जो है वो जुडिशरी वैसी ही है जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ में है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का बेसिकली अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लॉ को जो है वो हर ही स्टेट की सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशरी जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जब भी कोई ट्रीटीज़ बनाती हैं तो वहाँ पे वो जो है वो अपना फॉरम डिसाइड कर लेती है, वहाँ पे वो एग्री कर लेती है कि हम अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम जो है वो आईसीजे को रेफ़र करेंगे या हम इस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे। तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि स्टेट्स जो है वो जुरिस्डिक्शन खुद ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ में सिस्टम था कि अगर कोई बंदा नहीं आ रहा कोर्ट में तो आप उसको वारंट इशू करके बुलाएं। वो सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल लॉ में हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर ही स्टेट सॉवरेन है और इंटरनेशनल लॉ इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन दी सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस तरह से रेगुलेट करेगा स्टेट की कॉन्डक्ट को कि वो जो है वो उनकी सॉवरेनिटी को भी वायलेट ना करे। तो इसलिए जो है ये पॉइंट थोड़ा आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जुडिशरी इतनी आपको इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आएगी जिस तरह से आपके म्यूनिसिपल लॉ में नज़र आती है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉ जो है वो इज़ अ लॉ इन ट्रू सेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट्स जस्टिफाई देयर एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी स्टेट अगर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन ही करती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं कहती कि इंटरनेशनल लॉ को हम मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारा जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है ऑन दिस एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इससे साबित ये हुआ कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ इन ट्रू सेंस, क्योंकि स्टेट्स जो है वो इसको मानते हैं कि ये लॉ है, ठीक है। अब ये भी एक जुरिस्ट का व्यू था कि इंटरनेशनल लॉ कानून है क्योंकि स्टेट्स मानती हैं कि ये कानून है, क्योंकि स्टेट्स ही जो है वो सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट्स अगर खुद ही मान रही हैं कि ये कानून है तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये कानून नहीं है।
और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट रेज होता है कि इंटरनेशनल लॉ में जो है वो फ्रीक्वेंटली वायलेशंस होती हैं। दैट मीन्स स्टेट्स जो है वो उसके साथ कंप्लाई नहीं करते और फ्रीक्वेंटली जो है वो कानून की वायलेशन करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली वो वायलेशन करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस को। मतलब स्टेट जो है वो जस्टिफाई करेगी कि मेरा जो ये काम है वो जस्टिफाइड है अंडर इंटरनेशनल लॉ। फॉर इंस्टेंस वो कहेगी कि मैंने जो फोर्स यूज़ किया था अगेंस्ट अदर स्टेट वो मैंने सेल्फ डिफेंस में यूज़ किया था। तो अब ये क्या है, ये जस्टिफिकेशन है, और ये जस्टिफिकेशन बेस्ड है किसके ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के ऊपर। और उसके बाद जो पॉइंट था कि फ्रीक्वेंट वायलेशन वाला, तो फ्रीक्वेंट वायलेशन सिर्फ इंटरनेशनल लॉ में नहीं हो रही, वो आपको म्यूनिसिपल लॉ में भी नजर आएंगी। म्यूनिसिपल लॉ में भी आपको जो है वो थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो है वो पेंडिंग अभी तक नजर आएंगे, जो है वो जुडिशरी कोर्ट्स के पास। तो इस पॉइंट को रेज करके आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कानून नहीं है क्योंकि उसको वायलेट किया जा रहा है। आप ये भी देखें कि जब जब उसको वायलेट किया जा रहा है तो उसको जस्टिफाई किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये थे टू स्कूल ऑफ थॉट्स के आर्ग्यूमेंट के उनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ कानून है तो क्यों है, और इनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ कानून नहीं है तो क्यों नहीं है। अब ये बेसिकली मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन के ऊपर कि आप लॉ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जिस तरह से आप लॉ को डिफाइन करते हैं, फिर अगर आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वो डेफिनेशन को पूरा उतरता है, तो फुलफिल करता है, तो फिर आप मानेंगे कि ये लॉ है, और अगर नहीं करता तो आप नहीं मानेंगे। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है परसेप्शन ऑफ स्टेट्स के ऊपर और परसेप्शन ऑफ द पर्सन हु इज डिफाइनिंग इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात